वेलकम टू द चैनल एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोगों ने एक मंथ में केमिस्ट्री के एग्ज़ाम की प्रेपरेशन को कैसे कंप्लीट करना है। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। आप लोग कितनी मेहनत करते हैं, कितना आपका फोकस है, कितनी आपकी डिटर्मिनेशन है, इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रेपरेशन कितनी अच्छी होगी। ठीक है, तो बाकी आप लोग जैसे जैसे सिलेबस को कंप्लीट करते जाएंगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, तो आपकी प्रेपरेशन और भी अच्छी हो जाएगी साथ में ही। ठीक है, तो अभी आपके पास हम ये मानकर चलते हैं कि आपके पास अभी 30 डेज़ हैं, तो हम लोग एक 30 डेज़ का प्लान बनाते हैं। वैसे अभी आपके पास 4-5 दिन एक्स्ट्रा हैं, तो वो आप उसी अकॉर्डिंग उसमें से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने सबसे पहले डिवाइड किया है कि हम इस पूरी आपके केमिस्ट्री के सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला पार्ट होगा, जो आपके पहले प्रेपरेशन के 10 दिन होंगे, उसमें आप लोगों ने क्या कवर करना है। चैप्टर 2, 3 एंड 4 के सभी न्यूमेरिकल पोर्शन। ठीक है, ध्यान से सुन लेना। चैप्टर 2 यानी कि सॉल्यूशंस, चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स, इन सभी का न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छे से कवर करना है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं इनमें इंपॉर्टेंट, वो भी आपको इसी वीडियो में सब कुछ बता दूंगा। प्लस एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट करें, साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करें। ठीक है, और बाद में आएगा आपका चैप्टर 8, दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें से आपको कंप्लीट करने हैं रीजनिंग क्वेश्चंस एंड रिएक्शंस। इसमें दो ही मतलब मेन चीज़ें होती हैं। रीजनिंग प्रॉब्लम्स आप लोगों से पूछी जा सकती हैं और साथ में पूछी जा सकती हैं रिएक्शंस। रिएक्शंस भी इसमें दो ही पार्ट होते हैं, KMnO4 और K2Cr2O7, यही दोनों की मेनली रिएक्शंस आती हैं। फिर आता है चैप्टर नंबर 9, दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में से आप लोगों ने क्या क्या कंप्लीट करना है। IUPAC नेम्स होते हैं, उसमें आइसोमरिज्म होती हैं, कुछ थ्योरीज होती हैं जैसे कि VBT, CFT। इन सभी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा चैप्टर वाइज। ठीक है, और साथ में एनसीईआरटी एक्सरसाइज। एनसीईआरटी एक्सरसाइज तो सभी चैप्टर्स की हो जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये आपका रहेगा पहले 10 दिन का काम। ठीक है, इजी है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट है नहीं। आपने सिंपली, आपके पास देखिए अब 2-3 मेथड है। आप कोई भी बुक उठा लें, आपके पास कोई रेफरेंस बुक है, नोट्स हैं, कोई भी आपके पास मटेरियल है, टॉपिक वाइज टॉपिक रीड करें, फॉर्मूला अंडरस्टैंड करें, न्यूमेरिकल सोल्व करें। क्लियर है। अगर आप लोग यूट्यूब से प्रेपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है ना, वीडियोस को देखकर सोल्विंग करना चाहते हैं, तो वो भी हमारे चैनल पर पूरा मटेरियल है। मैं भी आपके साथ साथ आपको डेली में वीडियो मटेरियल इसी अकॉर्डिंग पूरे का पूरा प्रोवाइड करता रहूँगा। कोशिश रहेगी कि आपके साथ साथ हम पूरा सिलेबस 30 दिन में कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो ये आप लोगों ने इस तरह से प्रेपरेशन करनी है। और जो रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं डी एंड एफ ब्लॉक के, वो भी हमारे पास इजी हैं। मैं आपको उसकी एक PDF प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग उससे भी रीड आउट कर सकते हैं। और फिर आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर। ठीक है, तो ये आप लोगों के 5 चैप्टर हो जाएंगे पहले 10 दिन में। ऑलमोस्ट आधा सिलेबस इसके साथ हो जाता है। ये पार्ट ईजी माना जाता है, इसमें से आपके अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। क्लियर है अभी। फिर आता है इसके बाद जो आपका सेशन होगा। ठीक है, अगला जो आपका पार्ट रहेगा, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ योर प्रेपरेशन। इसमें आप लोगों ने अगले जो 12 दिन हैं, ठीक है, मतलब 10 दिन के बाद जो अगले होंगे आप लोगों के 12 दिन, उसमें आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लेना है। अब देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने चैप्टर वाइज की बजाय मैं आपको एक सुजेशन देता हूँ, आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन रीड आउट कर लें। इंट्रोडक्शन जैसे कि हेलोकेन्स, हेलोरिन्स क्या होते हैं, अल्कोहल्स क्या होती हैं, फिनोल्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब आप लोगों को नेम्स और उनमें कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं इनके बारे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। और साथ में उनके IUPAC नेमिंग आपको आइडिया हो जाए, फिनोल की, एल्डिहाइड की, टोन्स वगैरह या फिर अमाइंस वगैरह की। इन चारों चैप्टर में से आप लोगों ने इतना काम कर लेना है।
क्लियर है अभी? बाकी मैंने आपको बताया, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी आपको डेली टू डेली इन सभी मटेरियल पर बेस्ड वीडियोस मिलती रहें। फिर आप लोगों ने सभी नेमिंग रेक्शंस या जितनी भी इंपॉर्टेंट रेक्शंस हैं, अगर हम हार्डली देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली आपके पास 50 to 60 रेक्शंस बनती हैं। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा उसमें और ऐड कर देते हैं तो आपके पास 80 मैक्सिमम 80 रेक्शंस बन सकती हैं मैक्सिमम। अगर आप उसमें से 50 भी याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, वो भी आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, हो सका तो मैं आपको उसकी PDF फाइल भी साथ में ही प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है अभी? फिर आप लोगों ने करने हैं सभी इम्पोर्टेंट मैकेनिज़म्स। ठीक है, अगर हम इम्पोर्टेंट मैकेनिज़म्स की बात करें तो 7-8 मैकेनिज़्म हमारे पास बनते हैं, तो वो सभी आप लोग ईजिली याद कर सकते हैं। फिर आप लोगों ने रीजनिंग क्वेश्चंस करने हैं, इसमें मोस्टली NCERT और प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम से हो जाते हैं। फिर आते हैं अनक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर्स, जैसे आता है ना अनक्रीज इन द एसिडिक स्ट्रेंथ, अनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ, ऐसे जितने भी ऑर्डर्स होते हैं बॉइलिंग पॉइंट वगैरह के, वो सभी आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, फिर आप लोगों ने करने हैं डिस्टिंक्शन के टेस्ट, अल्कोहल और फिनॉल में डिस्टिंक्शन, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल में या फिर अमाइंस में, एल्डिहाइड कीटोन्स में, तो ये सभी होते हैं। फिर आइडेंटिफाई ABC टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, ये आप लोगों को सैम्पल पेपर्स प्रीवियस ईयर पेपर्स में से मिल जाएंगी ईजिली। फिर आप लोगों ने आखिर में जो सबसे इसमें से डिफ़िकल्ट पोर्शन होता है, दैट इज़ द कन्वर्जन रिएक्शंस होती हैं, वो आप लोगों ने एक बार प्रैक्टिस कर लेनी है, जितनी हो गई उतनी ठीक है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने ऑर्गेनिक को डिवाइड कर देना है, तो इससे आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कंप्लीटली कवर हो जाएगी। ठीक है, तो सभी टॉपिक्स जो होते हैं वो आपके यहाँ से हो जाएंगे, और बाद में एंड में NCERT एक्सरसाइजेज आप लोगों ने करनी है। और एंड में एक चैप्टर इसमें से अलग रह जाता है, दैट इज़ द बायोमोलिक्यूल्स। वो छोटा सा चैप्टर है, इजी है, स्कोरिंग है, आपका अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, बाकी सभी चैप्टर्स की रिवीजन वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, वन शॉट वीडियोस हैं, वो आप लोग सुन लेंगे तो आपको चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज होते जाएंगे। ठीक है, मैंने भी जो इनकी रिवीजन वीडियोस हैं उनमें मतलब हर एक चैप्टर को इसी अकॉर्डिंग ही डिवाइड किया हुआ है, यही सभी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, तो वो आपको वहाँ से डायरेक्ट मटेरियल मिल जाएगा। क्लियर है अभी? तो ऐसे आपके जो हैं वो 22 डेज में कंप्लीट सिलेबस कवर हो रहा है। तो मैं यहाँ पर मानकर चलता हूँ कि आपको 3-4 दिन एक्स्ट्रा अगर यहाँ पर मिल जाते हैं, यानी कि आप लोग 26 या फिर 27 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ठीक है, ओके अभी। तो इसके बाद आप लोगों ने जो अगले 8 दिन हैं उसमें आप लोगों ने पूरा काम, अपना पूरा जोर इसी बात पर लगाना है, सैम्पल पेपर्स इस साल का और प्रीवियस 3 ईयर्स एटलीस्ट, और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर्स जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं एटलीस्ट 5 पेपर, ये आप लोगों ने कम्प्लीटली सोल्व करने हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको अनसोल्ड पेपर्स एंड देयर सॉल्यूशंस चाहिए तो CBSE की साइट पर सब कुछ है, अगर वहाँ से मुश्किल होती है तो आप लोग नीचे कमेंट में बता देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर वो भी आपको जो काम है वो यहाँ पर मुश्किल लगता है तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो सोल्ड बुक होती है वो आप लोग ख़रीद लें, तो आपको उसमें से बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो जाएगी। तो हम जो यूज़ कर रहे हैं, जो हमारी यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस में, वो बुक हम यूज़ कर रहे हैं MTG की। ठीक है, तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो बुक अच्छी है, उसमें आपको सैम्पल पेपर की भी और प्रीवियस ईयर पेपर्स की बोथ की प्रॉब्लम्स वहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है, तो वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी आपकी उसके साथ प्रेपरेशन हो जाती है। बट ये 22 दिन पूरी स्टडी करने के बाद, या फिर हम कह सकते हैं कि 25 दिन के बाद आप लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व करना है। आपको आइडिया होगा कि आपको क्या आ रहा है, क्या आपकी वीकनेस है, कौन से आपके वीक पॉइंट्स हैं, जो फॉर्मूलाज या जो पॉइंट्स आपको भूल जाते हैं, आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगते हैं, उनके आप लोगों ने नोट्स बनाने हैं। चाहे आप अपने जो नोट्स आप जिस भी बुक से स्टडी कर रहे हैं उसके आसपास में नोट्स बना लें जो स्पेसेस होती हैं, या फिर अलग से नोट्स बना लें, बट अपने नोट्स ज़रूर बनाना, फॉर्मूलाज के पूरे पूरे पेजेस बना लेना, मैप्स बना लेना, और फ्लो चार्ट्स वगैरह, मतलब जो कुछ भी आप लोग ऐसा बना सकते हैं वो आपको पूरा काम खुद करना है ताकि आप लोग याद रख सकें उन चीज़ों को। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देता हूँ जो जो इसमें इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, जो आप लोगों ने सभी टॉपिक्स को यहाँ पर यूज़ करना है। तो चैप्टर 2 सोल्यूशन में अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल्स बनते हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन पर। फिर आता है हेनरीज लॉ पर, रोल्स लॉ पर,
और सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वेंटो फैक्टर के न्यूमेरिकल। ठीक है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, चारों के न्यूमेरिकल्स आप लोग इजीली अंडरस्टैंड हो जाते हैं, बिल्कुल इजी काम है। और वेंटो फैक्टर में से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसके साथ अब ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि ऑलमोस्ट जब आप लोग न्यूमेरिकल्स की प्रेपरेशन करनी शुरू करेंगे, आपको ये सभी टॉपिक्स रीड आउट करने होंगे, तो आपका 80% चैप्टर तो मतलब ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी पोर्शन भी आपका बीच में हो ही जाएगा। तो फिर आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, ये भी बहुत इजी पोर्शन है, मैंने इसकी पूरी सीरीज बनाई हुई है, रिवीजन वीडियो है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप लोगों ने बस एक बार पूछना है नीचे कमेंट्स में, अगर आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी आपको वीडियो चाहिए, नोट्स चाहिए, सब कुछ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है कि आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स करने हैं कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो होती है इनफाइनाइट डिल्यूशन पर। ठीक है, कोहल-रोश लॉ करना है, इसका ग्राफ ज़रूर याद कर लेना, बहुत बार पेपर में आता है। फिर आती है सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ईएमएफ कहते सोल कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में आ जाता है, और नर्स्ट इक्वेशन, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। और फिर आते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ वगैरह पर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कैसे सोल्व करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे सोल्व करते हैं। और फिर आता है फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इस पर भी न्यूमेरिकल आते हैं कि कौन सी इलेक्ट्रोड पर कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है। फिर इसमें कुछ रिएक्शंस का पार्ट भी मैंने आपको साथ में बता दिया है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ दी सोडियम क्लोराइड पोटाशियम क्लोराइड सेम होती है, वो कर लेना। CuCl2 की H2O की हो सकती है। फिर प्राइमरी सेकेंडरी सेल्स में ड्राई सेल, मर्करी सेल एंड एड स्टोरेज सेल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और फिर आता है फ्यूल सेल, ये 4 आप लोगों ने याद करने हैं सेल्स। फिर आती है करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये भी इजी टॉपिक है। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक आप लोगों के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से हो जाएंगे। और फिर आता है आगे हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स, तो इसमें होते हैं रेट ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले आपको ऐसे पूछा जा सकता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रेक्टेंट वगैरह, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन कैसे सोल्व करते हैं, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। फिर इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो होते हैं, के और टी वाले रिलेशंस होते हैं जिसके साथ हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, उन सभी के न्यूमेरिकल्स एंड ग्राफ। ठीक है, ग्राफ्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करूंगा मैं कि एक जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफिकल प्रॉब्लम्स हैं उन सभी की एक आपको सेपरेट वीडियो बना दी जाए, तो आपका काम इजी हो जाएगा। फिर आते हैं हाफ लाइफ ऑफ फ्रैक्शन के 2 फॉर्मूला होते हैं, उनके भी 2 ही बनते हैं ग्राफ। फिर आते हैं इनिशियल रेट मेथड होता है, आपको एक्सपेरिमेंट नंबर दिए होते हैं और इनिशियल अमाउंट्स के बारे में बताकर रेट्स वगैरह दिए होते हैं, उसमें आप लोगों ने ऑर्डर सोल्व करना होता है। फिर आर्हीनियस इक्वेशन एंड एक्टिवेशन एनर्जी की प्रॉब्लम्स आती हैं और इसके भी ग्राफ याद रखने हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका चैप्टर नंबर 4 से हो जाएगा। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पर, जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी पर, एटॉमिक साइज पर, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स पर, उनकी रिएक्टिविटी पर, मेल्टिंग पॉइंट, हार्डनेस वगैरह पर, कलर ऑफ कंपाउंड पर, उनकी अलॉय फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़, ऐसी उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। इसकी मैं आपको पीडीएफ एक साथ में शेयर कर दूंगा, उसमें से आप लोग सभी प्रॉब्लम्स को रीड आउट कर लेना, आपका काम हो जाएगा वहाँ से। और एफ ब्लॉक में से आपको पूछी जा सकती है एंथेनोइड कंट्रैक्शन, एक्टिनोइड कंट्रैक्शन, और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, प्रेपरेशन आप लोगों ने याद करनी है पोटाशियम डाइक्रोमेट की एंड पोटाशियम पर मेगानेट की, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन जो इनका होता है एसिडिक मीडियम में, और एक्शन ऑफ हीट एंड पीएच का एक्शन। ये आप लोगों ने जो 4-5 टाइप की रिएक्शंस हैं इनकी वो अच्छे से कंप्लीटली कवर करनी है। ठीक है, अभी इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर, इसमें से आप लोगों ने करनी है IUPAC नेमिंग। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की एग्जांपल्स बहुत बार पूछी जाती हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जैसे कि सिस और ट्रांसफॉर्म, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इनको ड्रॉ कर लेना जरूर। फिर आते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ये स्पेशली कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 6 उसमें ही आपको मोस्टली पूछी जाती हैं। फिर आती है चिलेशन की प्रॉपर्टी, ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये हो जाएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एग्जांपल्स जिसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पूछते हैं। फिर आती हैं CFT की एग्जांपल जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट वो वाला पूछते हैं, T2G EG ऑर्बिटल्स वाला। ठीक है, जिसमें मतलब ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। फिर इसमें ही
क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में भी पूछ सकते हैं, और कंपाउंड में कौन सी वेवलेंथ अब्जॉर्ब होगी, क्या उसका रंग शो होगा, वो सब कुछ आपको यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है अभी, तो इन सभी की एग्जांपल्स आप लोगों ने अच्छे से कवर कर लेनी है। तो फिर आता है यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन। ऑर्गेनिक में जैसे मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन और IUPAC, फिर आती है नेमिंग रिएक्शन, इनकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। रिएक्शन मैकेनिज्म्स, इसकी भी एक मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है। वैसे SN1 मैकेनिज्म है, SN2 है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ऑफ द बेंजीन, ठीक है, विद Cl2 FeCl3 वाला। फिर एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ द अल्कीन्स टू फॉर्म अल्कोहल्स, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू गिव अल्कीन्स एंड ईथर्स, ये दो अलग अलग मैकेनिज्म हैं। फिर आती है रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रीजन विद एल्डिहाइड कीटोन्स टू गिव अल्कोहल्स। फिर रिएक्शन ऑफ ईथर्स विद HI, ठीक है, जब ईथर्स को ब्रेक करते हैं। फिर आते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। ये कुछ मेन यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं जो आपको मोस्टली पूछे जाते हैं। फिर आते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कौन कौन सी चीज़ पर आ सकते हैं। SN1 के ऑर्डर, SN2 के ऑर्डर, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन का ऑर्डर, ठीक है, कि मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, थर्ड डिग्री कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में से है ये टॉपिक। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस पूछी जा सकती है, बॉइलिंग पॉइंट, सोलुबिलिटीज, ये सभी टॉपिक्स आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं। फिर आते हैं डिस्टिंक्शन टेस्ट अल्कोहल्स में, अमाइंस में, अल्कोहल एंड फिनॉल में, एल्डिहाइड एंड कीटोन में। इसमें आप लोगों ने मेनली अंडरस्टैंड करना है लुकास टेस्ट, फिर एजोडाई टेस्ट जो कि फिनॉल और एनिलीन में होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। फिर होता है यहाँ पर टॉलरेंस रीजेंट एंड फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट जो कि एल्डिहाइड्स में होता है। फिर आता है आइडोफॉर्म टेस्ट जो कि मिथाइल कीटोन्स में होता है। फिर हिंसबर्ग रीजेंट, ये अमाइंस में से हैं, कार्बाइल अमाइन एंड जो हिंसबर्ग टेस्ट है, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास है रीजनिंग क्वेश्चन। रीजनिंग क्वेश्चंस का जो मेन सोर्स वो आपका NCERT एक्सरसाइज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आप लोगों ने जब सोल्व करने हैं तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आइडेंटिफाई जो टाइप की प्रॉब्लम है ये भी आपको NCERT में से और प्रीवियस ईयर्स में से मिल जाएंगी, एंड प्लस कन्वर्जन, ये तो NCERT में बहुत सारी दी हुई हैं, वही से सोल्व आउट कर लेना। तो इसके बाद हमारा जो रह गया है आखिरी चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, ये तो वैसे छोटा सा चैप्टर, आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अदरवाइज इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज की कुछ रिएक्शंस बताई गई हैं, वो आप लोगों ने सारी करनी है। ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर करनी है, ठीक है, ग्लूकोज की भी और फ्रक्टोज की भी साथ में ही कर लेना, ठीक है। सुक्रोस और माल्टोस वगैरह के आप लोगों ने मोनोसैकेराइड यूनिट्स के नाम याद कर लेने हैं। फिर आते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, एंड एक टाइप का और बॉन्ड था यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, वो भी साथ में ही नोट डाउन कर लेना टॉपिक। फिर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है अमाइनो एसिड्स का, स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन्स, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, थर्ड टर्शरी स्ट्रक्चर, ये सभी स्ट्रक्चर, और DNA RNA की स्ट्रक्चर के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बस वही याद रखने हैं। और उसमें एक 4 गैप रूल लगता है, वो कौन कौन से बेसिस यूज़ होते हैं, शुगर कौन सी होती हैं, ये सब कुछ आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। तो ये थे भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और पूरी स्ट्रेटजी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो में ये पूरी इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंड हो गई होगी। बाकी हम लोग अपनी सीरीज़ अब से शुरू कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहना, मेरे साथ आपकी पूरी प्रेपरेशन हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि उनकी भी प्रेपरेशन अच्छे से हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।